तो शुरू करते हैं हमारा एक नया साल यूपीएससी 2019 के लिए। अभी तक जो मैंने एमसीक्यू करवाए थे आपको वो थे यूपीएससी 2018 के लिए। आज से एक नई शुरुआत और आज से एक थोड़ा चेंज रहेगा। अब तक मैं 2 दिन के जो एमसीक्यू हैं वो एक दिन में कवर करता था, लेकिन अब डेली 10 एमसीक्यू कवर करूंगा। ये बहुत सारे अखबार से बनाए गए हैं, खासकर इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और द हिंदू। मेनली क्वेश्चन इन 3 से बनाए जाते हैं और कुछ ना कुछ 1 या 2 क्वेश्चन हर रोज मैं स्टैटिक भी कवर करूंगा एनसीईआरटी से, जिससे आपकी जो स्टैटिक की प्रिपरेशन है वो भी होती रहे। तो मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और 2018 के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। और अब 2019 की तैयारी आज से शुरू। तो शुरू करते हैं वीडियो। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्स भी आते हैं स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी ऑप्शनल और जीएस के लिए। अगर आप कोई भी हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। चलिए, सबसे पहला सवाल आज का। अभी अभी बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है आज ही, और बाई इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे। कायराना में और कई जगह मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था रूलिंग पार्टी के लिए। तो जो पहला सवाल है वो आज चुनाव के ऊपर है। ये जो पहला स्टेट जो आज क्वेश्चन है मेरा, अच्छे से सुनो और एकदम ध्यान से आंसर करो। और हर बार की तरह आपको अपना 10 में से कितने ठीक है क्वेश्चन वो स्कोर भी लिखना है। एक प्रत्याशी जो होता है, कैंडिडेट होता है जो चुनाव लड़ता है, वो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी उसकी जमानत जब्त हो जाती है अगर वो 1/6 जितने भी वोट हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या जहाँ भी चुनाव हो रहा है, अगर वो असेंबली चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है, उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में जितने भी वोट हैं, वैलिड वोट, जितने भी वोट वैध हैं, वैलिड हैं, उनका 1/6 1/6वां हिस्सा अगर उससे कम वोट उसे मिलते हैं तो कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी, अगर वो जीते तब भी। यानी कि 1/6 से कम अगर वोट मिले तो जमानत जब्त हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। पहला ऑप्शन ये गलत है। देखिए, रूल ये है कि आपको हारना भी है और 1/6 से कम वोट भी चाहिए, तब जाके जमानत जब्त होती है। अगर आप जीते हो तो आपको अगर 1/6 से कम वोट भी मिले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी जमानत जब्त नहीं होगी। तो पहले वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा, जो बाई इलेक्शन होते हैं उन्हें हम मिड टर्म इलेक्शन भी बोलते हैं। देखो, मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं और बाई इलेक्शन क्या होते हैं, ये भी गलत है ऑप्शन, दोनों बिल्कुल अलग चीज हैं। मिड टर्म इलेक्शन तब होते हैं जब कोई भी सरकार जो सत्ता में है वो अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी बीजेपी जैसे पावर में है, ठीक है। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है या लोकसभा भंग हो जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा या किसी भी और कारण से, अगर सरकार अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं कर पाती तो फिर होंगे मिड टर्म इलेक्शन। समझ में आया? बाई इलेक्शन तब होते हैं जब कोई कैंडिडेट, मान लो उसकी डेथ हो जाए या वो खुद रिजाइन कर दे या किसी कारण से वो बर्खास्त कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या इलेक्शन कमीशन के द्वारा इत्यादि, तो उसकी जो सीट वैकेंट हो जाती है उस पे होते हैं बाई इलेक्शन। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल कोई इनमें वो नहीं है। तो इसमें ए जो है वो भी गलत है और बी जो है वो भी गलत है, दोनों गलत है। आंसर है नन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है नो नीडल पॉलिसी। नो नीडल पॉलिसी यानी सुई का इस्तेमाल नहीं करोगे। नो नीडल पॉलिसी ये एचआईवी एड्स ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। जो एचआईवी वायरस से एड्स हो जाता है उसका जो संक्रमण है उससे रिलेटेड है ये टर्म नो नीडल पॉलिसी। ये गलत है। दूसरा, भारत का टारगेट है कि वो एचआईवी एड्स को खत्म करेगा 2025 तक। इंडिया का टारगेट जो एलिमिनेशन का है एचआईवी एड्स का, ये गलत है, ये 2030 है। एचआईवी वायरस जो है वो एक आरएनए वायरस है। वायरस डीएनए वायरस भी हो सकता है या आरएनए का भी हो सकता है, तो ये आरएनए वायरस है, ये ठीक है। सी ठीक है, इसमें आंसर है ओनली सी इज करेक्ट। अब ये नो नीडल पॉलिसी क्या है? ये खेलों से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स। खिलाड़ी जो है वो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन ना करें, वो डोपिंग ना करें, उसके लिए नो नीडल पॉलिसी आई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। एक खिलाड़ी सुई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। सुई का इस्तेमाल सिर्फ उसका डॉक्टर कर सकता है, वो भी किसी बहुत इमरजेंसी में या जब उसको कोई मेडिकल कंडीशन हो, कोई बीमारी हो तब कर सकता है। ये खिलाड़ियों में जो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन होता है, खिलाड़ी कई तरह के ड्रग्स लेते हैं जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉयड है या एराइथ्रोपोइटिन वगैरह है अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। आज ही सुबह न्यूज़ आई है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ खेलों में एक खिलाड़ी हैं, कुछ चानू नाम है उनका सरनेम, उन्होंने वो डोप टेस्ट फेल कर गई हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, देश का नाम जो है वो ऊंचा रहे। और वैसे भी जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत 6ठे नंबर पे है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हमारे खिलाड़ी ड्रग्स लेते हैं। इनफैक्ट हम पिछले कुछ सालों में, पिछले 3 साल लगातार हम तीसरे नंबर पे थे और इस बार हम 6ठे नंबर पे आए हैं। तो मतलब हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इस बात के लिए मतलब जाने जाते हैं ड्रग्स लेने के लिए।
तो नॉन नीडल पॉलिसी खेलों से रिलेटेड है, HIV एड्स से रिलेटेड नहीं है। हालांकि एक बात मैं यहां बता दूं आपको, HIV एड्स नीडल शेयरिंग से फैल सकता है। अगर मान लो नीडल शेयरिंग होती है तो उससे HIV एड्स फैल सकता है। अब एक न्यूज आई है आज, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जगत राय। जगत राय ने एक महिला और उसके 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था 2006 में जिंदा जला के। तो इनको मृत्यु दंड दिया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास मर्सी पेटिशन गया, राष्ट्रपति के पास माफीनामा गया, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मना कर दिया है, यानी जगत राय को अब फांसी हो सकती है। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो डेथ सेंटेंस था वो अपहेल्ड किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 2013 में इनको फांसी दो। उसके बाद फिर अब प्रेसिडेंट ने भी इनको मना कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि अब इनको फांसी होगी। तो आज का जो मेरा अगला सवाल है वो है पार्डन जो पावर होती है प्रेसिडेंट की उससे रिलेटेड। सबसे पहला, जो प्रेसिडेंट है उसका जो पार्डन करने की पावर होती है या किसी मृत्युदंड को हटाने की जो पावर होती है, मृत्युदंड को कम करने की या उसको रिपील, रिप्रीव और कई तरह की चीजें होती हैं उसमें, वो सरकार की किसी भी परमिशन की जरूरत उसे नहीं है प्रेसिडेंट को, वो एकदम स्वतंत्र है उसे लेने के लिए। मतलब वो अपनी जो पावर है प्रेसिडेंट उसे एक्सरसाइज कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गलत है, ये मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। दूसरा, जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होता। एक छत्तीसगढ़ का व्यक्ति था सोनू सरदार, सोनू सरदार था और सोनू सरदार को फांसी हो गई। उसके बाद सोनू सरदार को फांसी जब हो गई तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने मतलब कह दिया ठीक है फांसी दे दो। उसके बाद राष्ट्रपति के पास इसकी हो गई, माफीनामे के लिए गया ये। राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, इसको फांसी होनी चाहिए, यानी मना कर दिया, कोई वो नहीं किया, पार्डन नहीं किया, माफ नहीं किया। उसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी जो फांसी है वो रोक दी। कहने का मतलब ये है, अगर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को माफ कर दे या माफ ना करे, उसके बाद भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू होगा उसके बाद भी। जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है किसी भी राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर, तो बी भी गलत है। इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आखिरी जो है ताकत वो इसमें कोर्ट के हाथ में है। आर्टिकल 161 ये राष्ट्रपति को पार्डनिंग पावर्स देता है, आर्टिकल 161 नहीं। आर्टिकल 161 गवर्नर को देता है पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72 देता है राष्ट्रपति को। दोनों आर्टिकल याद रखिए। आर्टिकल 161 गवर्नर जो है वो मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। तीनों ही गलत है, इसमें आंसर है नन इज करेक्ट। यहां पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आर्टिकल 72 मैंने बता दिया आपको, प्रेसिडेंट जो है उसको ये पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिशन ये सब कर सकता है, वो कम्यूट कर सकता है सेंटेंस को, और डेथ के केस में भी, लेकिन गवर्नर ये नहीं कर सकता। अब इसमें आप समझो ये क्या प्रोसेस है। प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो स्वतंत्र है राष्ट्रपति अपनी पार्डनिंग पावर को लेके। राष्ट्रपति भवन जो होता है वो जो मर्सी पेटिशन होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भेजता है, फिर वो कैबिनेट की एडवाइस लेता है। कैबिनेट मंत्रालय जो है वो अपनी एडवाइस प्रेसिडेंट को देता है, पहले स्टेट गवर्नमेंट को देता है, उसके बेस पे रिप्लाई जो होता है वो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाता है और फिर वो राष्ट्रपति के पास आता है। अब राष्ट्रपति जो है वो एक बार सिर्फ मना कर सकता है, जो कैबिनेट की एडवाइस है राष्ट्रपति सिर्फ उसे एक बार, ये आर्टिकल 74(1) हमारे संविधान का ये राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो एक बार उसको रिटर्न कर सकता है, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा अगर वो राष्ट्रपति को भेजा तो उसे फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। यानी राष्ट्रपति की उतनी पावर नहीं है जितना लगता है बाहर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर ऑल सब डिसाइड करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और एक केस और था धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दूसरी बात ये, जो मैंने आपको वो सोनू सरदार वाला एग्जांपल बताया उसमें हमने देख लिया कि जो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इतना ही नहीं, एक एपुरु सुधाकर वर्स एंड अनदर वर्सेस आंध्र प्रदेश एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या गवर्नर है आर्टिकल 72 या 161 जो भी लागू होता है वो जुडिशियल रिव्यू के उसमें एप्लीकेबल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन इस केस में दिया था, तो इस केस का नाम याद रखो, एपुरु सुधाकर वर्सेस आंध्र प्रदेश। चलो बातें क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिलगिट बल्टिस्तान ऑर्डर, गिलगिट बल्टिस्तान ऑर्डर ये पाकिस्तान ने पास जो करा है, ये गिलगिट बल्टिस्तान में रहने वाले लोगों को उतने ही अधिकार देगा जितने कि पाकिस्तान के नागरिकों को मिलते हैं। यानी गिलगिट बल्टिस्तान रीजन के जो नागरिक हैं, अभी सिटीजन हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन जितने राइट्स एंजॉय करेंगे इस ऑर्डर की वजह से। ये ठीक है। पाकिस्तान के ये बेसिकली गिलगिट बल्टिस्तान ऑर्डर ये है कि पाकिस्तान इसे अपना 5वां प्रोविंस बनाना चाहता है। पाकिस्तान में अभी 4 प्रोविंस हैं, एक तो है पंजाब, एक है सिंध, एक है खैबर पख्तूनवा और एक है बलोचिस्तान।
तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी है और सबसे ज़्यादा एरिया है, क्षेत्रफल है जो पाकिस्तान के चारों प्रोविंस है उनका, ये गलत है। बलूचिस्तान का एरिया सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा एरिया ये है, लेकिन सबसे कम आबादी है इसमें। ये पाकिस्तान का सेंसस हुआ था 2017, उसके लेटेस्ट फिगर है। तो सबसे ज़्यादा आबादी है पंजाब की, दूसरे नंबर पे सिंध की, तीसरे नंबर पे खैबर पख्तूनवा और चौथे नंबर पे बलूचिस्तान। तो इसमें ए ठीक है, बी गलत है, आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। ये है पाकिस्तान का नक्शा, ये पाकिस्तान है और ये है 4 प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध, सिंध की राजधानी कराची है, पंजाब की लाहौर है, और ये है खैबर पख्तूनवा। अब एक न्यूज़ आई है बुकर प्राइज से रिलेटेड कि बुकर प्राइज क्या कर रहा है। 1969 में बना था बुकर प्राइज, तब स्टार्ट हुआ था ये, और अब जितने भी विनर हुए हैं आज तक, 50 साल हो गए हैं इस अवार्ड को अब, तो उनमें से बेस्ट 5 चुने जाएंगे, मतलब हर साल में से, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट जिसे बोलते हैं। तो बुकर प्राइज से रिलेटेड अगला सवाल है, इसको हम मैन बुकर प्राइज बोलते हैं क्योंकि इसमें महिलाएं जो है वो एलिजिबल नहीं है, मतलब महिलाओं को ये अवार्ड नहीं दिया जाता, इसलिए इसे बोलते हैं मैन बुकर प्राइज। ये गलत है, इसको पहले बुकर मैककॉनल प्राइज बोलते थे, मैन ग्रुप ने इसे स्पॉन्सर किया था, इसलिए मैन बुकर प्राइज बोलते हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं 2018 का जो बुकर प्राइज मिला है वो एक महिला को मिला है, तो ये भी बात याद रखिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैन बुकर प्राइज मैन के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा कि जो बुकर प्राइज है वो हर साल दिया जाता है इंग्लिश में छपी हुई नॉवल के लिए, और इसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज और आयरलैंड के लिए दिया जाता है, ये भी गलत है। ये 2014 तक ऐसा था, लेकिन 2014 में कानूनों में बदलाव किया गया था, अब पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है, बस नॉवल इंग्लिश में होनी चाहिए। नॉवल जो है कोई भी वर्क इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हो या आयरलैंड हो। तो ये गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, आंसर है नन इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हम इनमें से कौन से डिजीज की बात कर रहे हैं, कौन से रोग, कौन सी बीमारी, कौन सी व्याधि की बात कर रहे हैं। इस बीमारी के लिए जो ऑफिशियल डे होता है वो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है मई के आखिरी वेडनेसडे को, यानी इस बार वो 30 मई को था। अगला, इस बीमारी में ये एक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग कंडीशन होता है, इसमें जो हमारी जो नर्व्स होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह संचार करती हैं, मैसेज लेके जाती हैं हमारी बॉडी में, उनमें जो माइलिन शीत होती है वो खत्म हो जाती है, यानी डीमाइलिनेशन हो जाता है, और इस वजह से नर्व कंडक्शन ढंग से नहीं हो पाता। तीसरा सिम्टम, इस तीसरी चीज इसके बारे में ये दी है कि इसमें ब्लड विजन यानी धुंधला दिखना, हमारे जो हाथ पैर हैं उनमें शक्ति ना होना, नींद शक्ता हो जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन, अनस्टेडीनेस, फैटिग, जल्दी थकान होना, ये सब हो जाता है। तो ये कौन से डिजीज की बात हो रही है? ये डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और 30 मई को इसके लिए दिन मनाया गया था। इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें ढंग से हमारी जो सेंसेशन है उनका संचार नहीं हो पाता, और इससे काफ़ी हद तक निशक्ता हो सकती है। हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में मल्टीपल स्कार हो सकते हैं, मल्टीपल स्कार, जख्म हो सकते हैं, इसलिए इसे मल्टीपल स्कार को मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। चलो अब आते हैं अगले सवाल पे। आप जानते हो कल था वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, इसके लिए जो दिन मनाया जाता है वो होता है 31 मई। तो उससे रिलेटेड ये WHO की रिपोर्ट आई है पूरी, तो अगला सवाल इसी पे है हिंदू से। WHO की जो रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड इन प्रेवलेंस ऑफ टोबैको स्मोकिंग, 2000 से लेकर 2025 तक तंबाकू का सेवन किस तरह से दुनिया में देखा गया, उसकी रिपोर्ट आई है। तो इसके हिसाब से इनमें से क्या ठीक है? इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि तंबाकू का जो सेवन है वो कम हो रहा है लगातार, और ये 2020 तक 9.8 रह जाएगा, सिर्फ 9.8%, और 2025 तक रह जाएगा सिर्फ 8.5%। ये ठीक है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में कम हो रहा है। अब दुनिया में आप जानते हो 2 तरह के देश हैं, एक तो है गरीब देश और एक है अमीर देश। गरीब देश से मतलब है जो लो और मिडिल इनकम कंट्री हैं जैसे इंडिया, और अमीर देश जैसे जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वो है जैसे अमेरिका, चाइना वगैरह, ये अमीर देश हैं, हाई इनकम कंट्रीज हैं। तो लो और जो मिडिल इनकम कंट्री हैं उनमें तंबाकू का जो प्रेवलेंस है वो कम तेजी से कम हो रहा है। समझ गए इसका मतलब ये है, देखो आजकल जो तंबाकू का सेवन है कम हो रहा है, जो लो और मिडिल इनकम कंट्री है उनमें भी, और जो रिच कंट्री है उनमें भी तंबाकू का सेवन कम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज्यादा तेजी से कम किस में हो रहा है? रिच कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि WHO की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्री हैं इनमें करप्शन फॉर एग्जांपल जैसे बहुत ज्यादा है, और यहां पे एक जो कंपनी होती है वो लॉबिंग करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल जाती है, तो पॉलिटिकल पार्टी उनको ढंग से बैन नहीं करती है, इस वजह से। तो ये भी ठीक है। चाइना एकमात्र साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो स्मोकिंग रिडक्शन कर पाएगा, अपना टारगेट अचीव कर पाएगा 2025 तक। ये एक्चुअली डाउन टू अर्थ मैगजीन में लिखा है कि चाइना नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया एकमात्र कंट्री है जो जिसमें स्मोकिंग रिडक्शन जो है वो 2025 तक अपना टारगेट को अचीव कर पाएगा।
ये डाउन टू अर्थ की एग्जैक्ट हेडलाइन है। तो सी जो है वो ठीक है, सी जो है वो गलत है, ए और बी ठीक है, ए और बी ठीक है, सी गलत है। तो इसका आंसर होगा ओनली सी इज इनकरेक्ट, सिर्फ सी गलत है, यानी कि ऑप्शन 4। चलो अगले पे आ जाते हैं। और आज की जो न्यूज़ आई है हिंदू में कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, उसका गठन किया गया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो उसी के बारे में 2 क्वेश्चन बनाए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे मैंने। सबसे पहला, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका काम यह है कि हमारी जो प्रिंट मीडिया है वो किस तरह से अपना कंडक्ट करती है, क्या उनका बिहेवियर है, उस पर वो नजर रखे, ये ठीक है। प्रेस काउंसिल एक्ट के हिसाब से प्रेस काउंसिल जो होती है उसमें एक तो होता है चेयरमैन और उसके अलावा 28 मेंबर होते हैं, यानी टोटल 29 लोग होते हैं, ये भी ठीक है। अगर कोई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर रिटायर करता है तो वो पुनर्नामांकन के लिए यानी रीनॉमिनेशन के लिए सिर्फ एक ही बार एलिजिबल होता है, एक बार से ज्यादा, मतलब नॉट मोर देन 1 टर्म। अ रिटायरिंग मेंबर रीनॉमिनेशन उसका सिर्फ एक बार और हो सकता है, उससे ज्यादा बार नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। उसका पुनर्नामांकन सिर्फ एक बार हो सकता है। तीनों ठीक है, इसमें आंसर है ऑल आर करेक्ट। अगला सवाल भी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे, प्रेस काउंसिल के ऊपर। सबसे पहली दुनिया में जो प्रेस काउंसिल बनी थी वो बनी थी स्वीडन में 1916 में। फर्स्ट प्रेस काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्वीडन इन 1916, ये ठीक है। प्रेस काउंसिल एक्ट जो है 1979 का, वो ये कहता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जो चेयरमैन होगा इसका, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसको सिलेक्ट करेगी एक कमेटी। और उस कमेटी में कौन कौन होगा? राज्यसभा का चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति भारत का, लोकसभा का स्पीकर, और जो एक व्यक्ति जिसे मेंबर ऑफ द काउंसिल अपने में से ही इलेक्ट करते हैं, जो भी मेंबर हैं वो उनमें से एक व्यक्ति इलेक्ट करेंगे। ये 3 लोग मिलकर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन होगा, ये भी ठीक है। तो एक तो चेयरमैन और 28 मेंबर। जो 28 मेंबर होते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, उनमें 2 होते हैं लोकसभा के और 3 होते हैं राज्यसभा के। 2 आर सिलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा, 3 फ्रॉम राज्यसभा, ये गलत है, ये उल्टा है। 3 होते हैं लोकसभा के और 2 होते हैं राज्यसभा के। तो इसमें सी गलत है, ए और बी ठीक है, तो आंसर है ए एंड बी आर करेक्ट। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, ये एनसीईआरटी से है, आर्ट एंड कल्चर। भारत का जो हमारा जो एंशियंट इंडिया है, मतलब जो हमारा जिसे कहते हैं ना ग्लोरियस पास्ट, हमारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, तो उनमें इनमें से कौन सा ग्रंथ है हमारा, एंशियंट टेक्स्ट है, जिसमें यह विधि बताई हुई है कि जहाज कैसे बनाया जाए, यानी शिप बिल्डिंग के बारे में किसमें बताया हुआ है? तो पहला है रस रतनकरा, उत्तर तंत्र, रसरनव या युक्ति कल्प तारू। इनमें से किस हमारे ग्रंथ में बताया है कि जहाज कैसे बनाने चाहिए? ये इनमें से बताया है सिर्फ युक्ति कल्प तारू में। तो इसका आंसर होगा ओनली डी यानी सेकंड। ये फोटो है, इसमें आप देख सकते हो रत्नाकर जो है, ये इसमें बताया है रसायनों के बारे में, बताया, केमिस्ट्री के बारे में बताया है। और दूसरा जो ये उता रतन तंत्र है, इसमें सुश्रुत संहिता और इन चीज़ों के बारे में, दवाइयों के बारे में बताया है। और जो रसार नव है, इसमें भी तंत्रों के बारे में बताया है, रसायनों के बारे में बताया है, मेटालिक प्रिपरेशंस के बारे में बताया है। और ये आ गया जहाज बनाना, शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग जो है इसमें युक्ति कल्प तारू, इसमें संस्कृत में है और इसमें बताया है कि जहाज कैसे बनाने चाहिए। और इसमें सत्यनारायण पूजा वगैरह के बारे में बताया गया है कि हमारे जो पुराने टाइम है उसमें एक बार कोई फंस गया था समुद्र में, तो उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा करी और वो फिर भगवान ने उसे निकाल दिया समुद्र में से, मतलब उसे पार लगा दिया। इस तरह की बातें भी की गई हैं। तो चलिए, ये था यूपीएससी 2019 का हमारा मिशन। और डेली आएंगे अब एमसीक्यू, 2 दिन के एक में नहीं आएंगे, हर रोज आएगा। अगर मान लो किसी दिन नहीं आता तो अगले दिन फिर 2 वीडियो आएंगे और उसी तरह से सीरीज आगे बढ़ेगी। और जाने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है और मैं चाहता हूं कि आप अपना स्कोर डेली लिखें 10 में से। अगर आपका मान लो 1 या 2 भी आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, अभी तो आपने स्टार्ट ही करा है, पेपर आपका अगले साल है। और देखते रहिए स्टडी आईक्यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।